हम लोग सेक्शन 46 कर रहे थे। सेक्शन 46, तो सेक्शन 46 में कैपिटल गेन, कंपनी ने शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर्स कंपनी को वापस करके शेयर्स के बदला कैपिटल एसेट्स लेता है, इसीलिए ऑन लिक्विडेशन शेयर होल्डर्स के हेड में कैपिटल गेन होगा। शेयर होल्डर्स को जो भी कैपिटल एसेट्स मिला है ऑन लिक्विडेशन, इस कैपिटल एसेट्स को जब फ्यूचर में सेल करेगा तो कैपिटल गेन फिर से होगा, और सेल कंसिडरेशन यहाँ पे सेल कंसिडरेशन होगा, सेल कंसिडरेशन इक्वल टू सेल प्राइस, यानी कितने में सेल किया है, लेस एक्सपेंसेस है कोई तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा इक्वल टू फेयर मार्केट वैल्यू। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑन लिक्विडेशन। लिक्विडेशन पे जो वैल्यू है उसी वैल्यू को, फेयर मार्केट वैल्यू को हम लेंगे, ये सेल, इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी 2 बार कैपिटल गेन होगा। ये 46 है। 47 हम लोगों ने कर लिया था ट्रांजैक्शन नोट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, और 48 भी कर लिया था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। 49 है पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए 49 है पीरियड ऑफ होल्डिंग, कितने पीरियड आप होल्ड करते हैं। तो 12 मंथ तक 36 मंथ तक होल्ड करते हैं तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म, 36 मंथ से ज्यादा लॉन्ग टर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ्स तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म, आफ्टर 24 मंथ्स लॉन्ग टर्म। और उसके बाद एक और है शेयर सिक्योरिटीज, लिस्टेड शेयर सिक्योरिटीज है, इनके लिए 12 महीने का पीरियड है शॉर्ट टर्म। तो ये हम लोगों ने 49 में किया था। अब आते हैं सेक्शन 50, सेक्शन 50 पे। हाँ, एक और सेक्शन कर लेते हैं 100, ये रूल है प्रोविजो 1 टू सेक्शन 48(1). रूल है कि अब हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट है, कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स डिवेंचर बाय ए नॉन रेजिडेंट, तो नॉन रेजिडेंट है, हमारे इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदा है 48(1), इसका प्रोविजो ये प्रोविजो कहता है कोई नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, ये शेयर्स खरीदता है, शेयर्स होल्डिंग इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी में शेयर्स लेता है। तो अब ये शेयर्स खरीदा है, अब ये नॉन रेजिडेंट है, इंडियन कंपनी के शेयर परचेज किया है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, सेल कंसिडरेशन ये ले लेंगे। सपोज इंडियन कंपनी के शेयर्स हैं, इंडियन कंपनी के शेयर्स खरीदा फिर बेच दिया, तो नॉन रेजिडेंट को कैपिटल गेन चाहिए, तो कैपिटल गेन के लिए हम क्या करेंगे, सेल कंसिडरेशन को पहले रुपीज वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड इनटू इनटू डॉलर वैल्यू, उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, ये भी रुपीज वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे डॉलर वैल्यू में। तो कहता है कि रेट कौन सा लेंगे, तो यहाँ पे रेट लेना है एवरेज रेट, कन्वर्जन होगा एट एवरेज रेट, एवरेज रेट, एवरेज रेट का मतलब टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2, एवरेज निकाल लो। टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीटी बाइंग टीटी सेलिंग, दो रेट है, टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। तो सेल कंसिडरेशन आपका रुपया में है,
तो रुपया से डॉलर में कन्वर्ट करेंगे एट टीटी बाइंग रेट और प्लस टीटी सेलिंग एवरेज रेट से, यानी सेल कंसिडरेशन को एवरेज रेट ले लेंगे। किस डेट का? ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन ट्रांसफर डेट, ट्रांसफर डेट, यानी जिस डेट में हम शेयर्स को ट्रांसफर कर रहे हैं उस डेट का टीटी बाइंग रेट ले लेंगे, टीटी सेलिंग रेट लेंगे। रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, ये भी रुपया को डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। अब ये आ गया हमारा नेट सेल कंसिडरेशन इन डॉलर, ये नेट सेल कंसिडरेशन। अब इसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा रुपीज वैल्यू में है, इसको कन्वर्ट करेंगे डॉलर में। ये भी एवरेज रेट से होगा, एट एवरेज रेट, एवरेज, एट एवरेज रेट ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी सेल में तो आज का डेट, आज जिस दिन सेल कर रहे हैं उस डेट का एवरेज रेट ले लेंगे। लेकिन एक्विजिशन के केस में जब आपने एक्वायर किया था, जिस साल आपने परचेज किया था उस साल का एवरेज रेट लेंगे। मतलब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने के लिए एवरेज रेट लेंगे, जिस साल आपने एक्वायर किया था उस साल का टीटी बाइंग रेट और टीटी सेलिंग रेट क्वेश्चन में दिया रहेगा। टीटी मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफर, टीटी बाइंग रेट प्लस टीटी सेलिंग रेट डिवाइडेड बाय 2। तो दो है सेल के केस में, सेल कंसिडरेशन और एक्सपेंसेस के केस में ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के केस में ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ये माइनस करेंगे तो रुपया डॉलर में माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल गेन आ गया, कैपिटल गेन आ गया इन डॉलर। डॉलर मतलब कि फॉरेन करेंसी में आ गया। तो इस कैपिटल गेन को रुपीस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्टेड इनटू रुपीस एट टीटी बाइंग, बाइंग रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। डेट ऑफ ट्रांसफर पे जो रेट है टीटी बाइंग रेट, उस रेट से कन्वर्ट करेंगे और जितना कैपिटल गेन होगा उस पे टैक्स देंगे। तो ये हमारा सेक्शन रूल 150, ये रूल 150। तो ये है, इसमें कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि फॉरेन करेंसी का फ्लक्चुएशन आपको मिल रहा है, इसीलिए आपको कोई इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। सेल कंसिडरेशन एक्सपेंसेस को कन्वर्ट करेंगे टीटी एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कन्वर्ट करेंगे एट एवरेज रेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। कैपिटल गेन जो अराइज होगा वो कैपिटल गेन को कन्वर्ट करेंगे टीटी बाइंग रेट से। ये हमारा सेक्शन प्रोविजो टू सेक्शन 48 सबसेक्शन 1 है, प्रोविजो 1। और अब आते हैं सेक्शन 50 पे, कैपिटल गेन इन केस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट्स की हम लोगों ने डेप्रिसिएबल एसेट्स पे कैपिटल गेन कब निकालते हैं? सेक्शन 50, सेक्शन 50 कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल, डेप्रिसिएबल कैपिटल गेन ऑन डेप्रिसिएबल एसेट। डेप्रिसिएबल एसेट पे कैपिटल गेन कब होगा? तो कैपिटल गेन दो केस में होगा, इसमें दो केस है। कैपिटल गेन होगा, पहला केस है कैपिटल गेन, कैपिटल गेन व्हेन इंटायर ब्लॉक, यानी पूरे ब्लॉक, ब्लॉक में जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। ब्लॉक में जितने भी एसेट्स हैं सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं, तब कैपिटल गेन होगा। या सेकंड केस है व्हेन पार्ट ऑफ द ब्लॉक,
part of the block sold at value more than block block यानी उस ब्लॉक का, यानी फिक्स एसेट्स का जो ब्लॉक बना रखा है आपने, उस ब्लॉक की जो वैल्यू है उस वैल्यू से ज्यादा में किसी भी एसेट को बेच देते हैं, तब कैपिटल गेन होगा। इसके अलावा कैपिटल ब्लॉक रिड्यूस होगा, ब्लॉक कैपिटल गेन दो ही केस में हो सकता है, या तो उस ब्लॉक के सारे एसेट्स को बेच दो, और या ब्लॉक के पार्ट ऑफ द एसेट्स, उस ब्लॉक में से किसी एक दो एसेट्स को ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा में बेच दो। सपोज प्लांट मशीनरी का हमारा ब्लॉक है, इसमें प्लांट ए है, हमारे पास प्लांट ए है, बी है, सी है। प्लांट ए का जो वैल्यू है WDV, रिटेन ऑन वैल्यू है, ए का 10 लाख है, बी का 5 लाख है, और सी का 2 लाख है। टोटल 17 लाख का ब्लॉक, 2 लाख 17 लाख, 17 लाख का ब्लॉक है। अब 17 लाख का ब्लॉक, अब सारे एसेट्स ए बी सी तीनों को बेच देते हैं, इसको बेच दिया, सोल्ड इंटायर ब्लॉक एट रुपीज 13 लाख, 13 लाख में बेच दिया। तो 17 लाख का चीज 13 में बेच दिया, कैपिटल लॉस कितना होगा? 4 लाख का कैपिटल लॉस हो गया इक्वल टू 4 लाख, 4 लाख का कैपिटल लॉस हो। सेकेंड पॉइंट है, ये तो इंटायर ब्लॉक बेच दिया। अब आते हैं पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड। पार्ट ऑफ द ब्लॉक सोल्ड कैसे है? पार्ट ऑफ द ब्लॉक, हमारा प्लांट ए है, बी है, सी है, 10 लाख, 5 लाख और 2 लाख, यानी 17 लाख का ब्लॉक। ये ब्लॉक है, ब्लॉक का WDV। अब इसमें से इसको इसको सेल कर देते हैं, सोल्ड फॉर रुपीज 20 lakhs, 20 लाख में बेच देते हैं। अब देखो, ब्लॉक वैल्यू है हमारा 17 लाख और बेच रहे हैं 20 लाख में, यानी ब्लॉक वैल्यू से ज्यादा में बेच रहे हैं। तो पहला केस हो गया जहां पे इंटायर ब्लॉक बेच दिया, चाहे लॉस हो या फायदा हो, इंटायर ब्लॉक में तो लॉस हो या फायदा हो, ये आपका कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस होगा। लेकिन पार्ट ऑफ द ब्लॉक बेचेंगे तो पार्ट ऑफ द ब्लॉक में हमेशा फायदा ही फायदा होगा, पार्ट ऑफ द ब्लॉक में लॉस कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल गेन होगा 20 लाख माइनस 17 लाख, ये 3 लाख का हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, अब ये कैपिटल गेन, अब कैपिटल गेन निकालने के लिए हम लोग सेल कंसिडरेशन, तो सेल कंसिडरेशन क्या होगा? सेल वैल्यू, वो आपको पता है किस वैल्यू पे बेचा है, सेल वैल्यू लेस, अगर कोई एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो फिगर है ये नेट सेल कंसिडरेशन है, नेट सेल कंसिडरेशन है। अब नेट सेल कंसिडरेशन से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये होगा इक्वल टू ओपनिंग WDV, यानी यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक
ऑफ द ब्लॉक, यानी उस ब्लॉक का ओपनिंग WDV क्या है। अब ये ब्लॉक है 17 लाख, ये ओपनिंग WDV है, ओपनिंग WDV है ऑफ द ब्लॉक, ओपनिंग WDV, यानी प्रीवियस ईयर के पहला दिन पे WDV का वैल्यू क्या है, वही WDV लेंगे। तो ये माइनस करने के बाद हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस होगा। तो डेप्रिसिएबल एसेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। ये हमारा डेप्रिसिएबल एसेट्स है। उसके बाद आते हैं डेप्रिसिएबल एसेट्स के पास, सेक्शन 56, कैपिटल गेन इन रियल एस्टेट। कैपिटल गेन इन रियल एस्टेट, रियल एस्टेट का मतलब लैंड और बिल्डिंग से है। लैंड और बिल्डिंग को आप ट्रांसफर करेंगे तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, सेक्शन 50C, सेक्शन 50C, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ऑन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट का मतलब लैंड है या लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड या बिल्डिंग कुछ भी हो। तो अब लैंड बिल्डिंग में आपका कहता है आपका सेल कंसिडरेशन इज लेस देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी, यानी आप लैंड या बिल्डिंग को बेच रहे हैं, उस वैल्यू पे बेच रहे हैं जो वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है। तो यहाँ पे हमारा सेल कंसिडरेशन होगा, सेल कंसिडरेशन फॉर कैपिटल गेन, फॉर कैपिटल गेन, कैपिटल गेन will be stamp duty value, stamp duty value, यानी हमारा सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम नहीं हो सकता। कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए हमारा सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो हमारा सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आपको लगता है कि ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, सपोज इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन फेयर मार्केट, यानी फेयर मार्केट से ज्यादा है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इन द ओपिनियन ऑफ एसएससी, इन द ओपिनियन ऑफ एसएससी को लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तो जब एसएससी को फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा लगता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, असेसिंग ऑफिसर से कहेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू बहुत ज्यादा है फेयर मार्केट वैल्यू से। तो स्टाम्प ड्यूटी, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन करवाएगा, ये वैल्यू करवाएगा, वैल्यूएशन बाय बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, मतलब वैल्यूएशन ऑफिसर से वैल्यूएशन करवा लेते हैं, क्या है पता चल जाएगा। तो असेसिंग, जब आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करोगे कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, तो ज्यादा है तो आपका सेल कंसिडरेशन ज्यादा है, सेल कंसिडरेशन ज्यादा होगा तो कैपिटल गेन ज्यादा होगा, कैपिटल गेन ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा। इसीलिए आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपके रियल एस्टेट को, आपके लैंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन करवाएगा वैल्यूएशन ऑफिसर से। अब वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यू किया, वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है ऑफिसर वैल्यू, अब वैल्यूएशन ऑफिसर की सेल,
वैल्यू, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आपका फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। अब वैल्यू क्या कि स्टाम्प ड्यूटी सपोज फेयर मार्केट वैल्यू है 40 लाख, स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू है 25 लाख। यानी वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख है और स्टाम्प ड्यूटी की वैल्यू 25 लाख। तो हम इस केस में सेल इक्वल टू स्टाम्प ड्यूटी, यानी वैल्यूएशन ऑफिसर कहता है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, तो उस केस में हम फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेंगे, वही स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेके कैपिटल गेन कंप्यूट कर लेंगे। तो ये प्रोविजन है सेक्शन 50 और 50 सी में कहता है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम किस डेट का लेंगे। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हमारा ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है कि किस डेट का है। हमारे पास दो डेट है, एक तो एग्रीमेंट का डेट है, प्रॉपर्टी जब हम बेचते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एग्रीमेंट, और एक रजिस्ट्रेशन का। तो कहता है कि एग्रीमेंट किया है आपने और एडवांस लिया है, एडवांस इन एनी मोड अदर देन कैश। तो एग्रीमेंट आपका एग्रीमेंट डेट पे जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है वही हमारा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, रजिस्ट्रेशन डेट का वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो सेल कंसिडरेशन इक्वल टू द स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपका एग्रीमेंट टू सेल अलग है और रजिस्ट्रेशन का डेट अलग अलग डेट है तो हम एग्रीमेंट डेट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे, लेकिन कंडीशन है कि एडवांस रिसीव होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट बाय एनी मोड अदर देन कैश। कैश के अलावा किसी भी मोड में एडवांस आपने रिसीव किया है तो हम सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो ये हमारा सेक्शन 50 है। और सेक्शन 50 के बाद आते हैं हम लोग 50 डी में। सेक्शन 50 डी स्पेशल प्रोविजन है। 50 डी अनकोटेड शेयर, 50 सी ए पहले देख लेते हैं। स्पेशल प्रोविजन फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर other than quoted shares, where the consideration received or accruing as a result of transfer of shares of a capital assets being share of a company other than a quoted share is less than the fair market value, the share determined on such manner as may be prescribed, the value determined on the basis of 48 full value of consideration deemed to be the section 50 CA। सेक्शन 50 सी ये है अनलिस्टेड कंपनी का, यानी कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ अनलिस्टेड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, इक्विटी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यानी ये हमारा अनलिस्टेड मतलब ये अनकोटेड अनकोटेड इक्विटी शेयर्स। इस केस में सेल कंसिडरेशन, तो ये है इस केस में सेल कंसिडरेशन क्या होगा। तो इसमें कहता है कि लेस देन द फेयर मार्केट वैल्यू unquoted share where the consideration received or accruing as a result of transfer by the SSC of an assets being share of a company other than a quoted share is less than the fair market value। आपने अनकोटेड शेयर्स को मार्केट वैल्यू से कम में बेचा है of such shares
determined in such manner as may be prescribed. The value should determined shall be the, यहाँ पे इस केस में सेल कंसिडरेशन होगा वैल्यू डिटरमिन्ड, वैल्यू डिटरमिन्ड, आपने जो वैल्यू डिटरमिन किया है उस वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है असेसिंग ऑफिसर तो ठीक है, नहीं तो वो खुद का एस डिटरमिन कर सकता है, डिटरमिन एज पर प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब्ड यानी वैल्यू डिटरमिन करेंगे एज पर प्रिस्क्राइब्ड इस केस में। और ये कब होगा जब सेल कंसिडरेशन इज लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ अनकोटेड कोटेड अनकोटेड शेयर्स का जो मार्केट वैल्यू है, कंसिडरेशन अगर कम है, लेस देन है फेयर मार्केट वैल्यू से, तो शेयर्स का वैल्यू हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में कंप्यूट करेंगे। For the purpose of this section, quoted share means shares quoted on any recognized stock exchange. Quoted shares का मतलब recognized लिस्टेड है, लिस्टेड शेयर्स हैं तो ठीक है, quoted तब तो वैल्यू तो मार्केट में अवेलेबल है। अनकोटेड शेयर्स का वैल्यू अगर फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो उसका वैल्यू हम प्रिस्क्राइब्ड मैनर में डिटरमिन करेंगे। 50D कहता है, रूल नंबर 50D कहता है कि अगर रीजन किसी भी रीजन से सेल कंसिडरेशन हम नहीं कंप्यूट कर पाते हैं, सेल कंसिडरेशन हम किसी भी रीजन से कंप्यूट नहीं कर पाते हैं, सेक्शन 50D कहता है सेल कंसिडरेशन विल बी फेयर मार्केट वैल्यू। सेक्शन 50D एक लाइन में कह दिया कि अगर सेल कंसिडरेशन हम कंप्यूट नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन से, सेल कंसिडरेशन हम किसी भी रीजन से कंप्यूट नहीं कर पाते तो हमारा सेल कंसिडरेशन होगा एज पर 50D इक्वल सेल कंसिडरेशन इक्वल टू द फेयर मार्केट वैल्यू। और 55 ये कहता है रेफरेंस, रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर, यानी वैल्यूएशन ऑफिसर को कब रेफर करना है, रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। तो इस केस में दो पॉइंट है, रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर के केस में है कि आपने रजिस्टर्ड वैल्यूअर का रिपोर्ट अटैच किया है कि नहीं किया है। फॉर ascertaining the fair market value of the capital assets, the assessing officer may refer case to the valuation officer। यानी रेफरेंस का मतलब ईओ आपके केस को, assessing officer आपके केस को रेफर टू वैल्यूएशन ऑफिसर। ये कब करेगा, जब ईओ को लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है वो फेयर मार्केट वैल्यू से कम है। जब आपका वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो असेसिंग ऑफिसर उस केस को रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर। तो इस रेफरेंस के लिए रिपोर्ट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यू, रजिस्टर्ड वैल्यू विद रिटर्न ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के साथ आपने रिपोर्ट को अटैच किया है। इस केस में जो वैल्यू है आपका, आपका वैल्यू लेस देन, मतलब वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू है तो रेफरेंस होगा। यानी आपने जो वैल्यू यानी आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है ये वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से कम है तो असेसिंग ऑफिसर क्या करेगा, आपके केस को रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। दूसरा केस है कि
किया है रिपोर्ट ऑफ द अटैच्ड, नोट अटैच्ड, अगर अटैच किया है तो। अब नोट अटैच्ड यानी रिपोर्ट नोट अटैच्ड, यानी रिपोर्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर नोट अटैच्ड। इस केस में आपका डिक्लेयर्ड वैल्यू ये लेस है, लेस देन 15% और 25,000 of the fair market value. Assessing officer is of the opinion that the market value of the asset exceeds the value of the assets as claimed by the assessee by the difference more than the 15% और यानी फेयर मार्केट वैल्यू आपके वैल्यू से 15% ज्यादा है, यानी डिक्लेयर्ड वैल्यू इज लेस देन 15% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, यानी आपका वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू से 15% कम है, या फेयर मार्केट वैल्यू आपके वैल्यू से 15% ज्यादा है। दोनों टर्म में कह सकते हो कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर किया है ये वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू का डिफरेंस 15% से ज्यादा है या 25,000 से ज्यादा है, तो असेसिंग ऑफिसर केस को रेफर कर देगा वैल्यूएशन ऑफिसर, फिर वैल्यूएशन ऑफिसर उसका वैल्यू डिटरमिन करेगा। दो केस है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपके वैल्यू से 25% ज्यादा है या फेयर मार्केट वैल्यू आपके वैल्यू से 25,000 ज्यादा है, तो दोनों केस में असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता है केस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ सच एसेट्स, उस एसेट्स का वैल्यू, और वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू डिक्लेयर करेगा, जो डिटरमिन करेगा, वो आपके लिए वैल्यू होगा फॉर द कैपिटल गेन। तो ये प्रोविजंस था। अब आप लास्ट सेक्शन 54 बचा है, हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। थैंक